Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉलिड देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत अच्छे से ये 6 क्वेश्चंस को आप देखेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर रखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है आपको, उसके साथ साथ ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको कर लेने हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने मैथ्स और साइंस के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो फटाफट से अभी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आपको एक शॉर्ट नोट्स आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG आर द ग्रुप्स ऑफ द रूरल पुअर पीपल, है ना। ये क्या होता है, रूरल यानी जो गांव में रहते हैं वो पुअर पीपल का एक ग्रुप होता है। अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो वुमेन्स का एक ग्रुप होता है। इसका आइडिया क्या होता है, द आइडिया इज टू हेल्प देम ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। इसका जो मेन आइडिया होता है, मेन फोकस होता है, वो उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म करना या फिर उनको हेल्प करना एक दूसरे को। यही हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, यानी कि खुद का हेल्प करना, यही इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, हेल्प देम फाइनेंशियली, किस फॉर्म में हेल्प करेगा, तो फाइनेंशियली यानी कि पैसे के फॉर्म में ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड देम वर्क, या तो उसको प्रोवाइड करेगा वर्क, ठीक है, कि आप कुछ काम कीजिए और उसके थ्रू आपको कुछ मतलब मनी जो है वो अर्न होगा और उसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं। हेल्प देम इन अदर मैटर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक इशू, या फिर कोई डोमेस्टिक इशू में भी उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इशू इन द सेंस जैसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या कोई भी इस टाइप के सच डोमेस्टिक इशू आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सच ग्रुप्स आर हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी। ये जो होता है, भले आपको यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को मिल रहा है, ये कनेक्ट करना होता है ना, गवर्नमेंट को या फिर उसके पॉलिसी को ये कनेक्ट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उसके थ्रू वो हेल्प जरूर करती है। मतलब वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, उस पर इंटरेस्ट आपको बैंक देती है, लेकिन वो ना उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास उतना इनकम एक तो नहीं होता, साथ ही साथ जो कागज वाला काम होता है, ठीक है, पेपर वर्क होता है, वो बहुत ही ज्यादा उससे कतरा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसी का मतलब एक रिमूव्ड वर्जन है, उसी का एक क्या बोल सकते हैं हम, डिस्प्लेस्ड वर्जन है। ठीक है, जिसमें ये रूरल पीपल को हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, तो फाइनेंशियली, ठीक है, या तो उसको कोई वर्क प्रोवाइड करेगा या फिर दूसरे मैटर में भी हेल्प कर सकता है, लाइक डोमेस्टिक इशू। और वैसा ग्रुप्स जो होता है वो हेल्प करता है कौन सा, गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड सच ग्रुप्स लोन्स एट वेरी लो इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर लोन प्रोवाइड करती है बहुत ही लो इंटरेस्ट पे। ठीक है, यानी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। एंड प्रोवाइड हेल्प टू मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ SHG। ठीक है, और क्या करती है, प्रोवाइड द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोवाइड हेल्प टू मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ SHG। और SHG के मतलब हम लोग क्या करती है कि एक मार्केट प्रोवाइड करती है उसके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, देयर आर यूजुअली अ डोजन और मोर मेंबर्स इन अ ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में 12 मेंबर, डोजन का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ 12 पीपल। ठीक है, तो वही एक डोजन या फिर उससे भी ज्यादा मेंबर हो सकते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। दिस ग्रुप एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीपल एंड द विलेज। सॉरी, आज क्या हो गया मेरे को। दिस ग्रुप एक्ट एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीपल इन द विलेज एंड द बैंक्स। ये क्या होता है, एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, यानी कि बीच वाला काम करता है। किसके किसके बीच में, जो गांव में रहते हैं पीपल और बैंक के बीच में। ठीक है, तो ये है शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर इस टाइप से आप लिखते हो ना, एक भी नंबर कोई मार्क्स काट नहीं सकता आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तरीके से लिखेंगे आप, एग्जामिनेशन एकदम अरेंज्ड फॉर्म में कट कुट आपको नहीं करना है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब करना है। तो क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन आकर मतलब आ रहा है कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो आपको कम से कम 3 सुटेबल पॉइंट्स, है ना, एकदम करेक्ट पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं।
ठीक है, आप 4 पॉइंट्स लिख दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 3 पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहा है कि इसका फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप लिख रहे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट तो हुआ नहीं, कोई सुटेबल पॉइंट तो हुआ नहीं, जबरदस्ती का पेज भर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, 3 सुटेबल पॉइंट्स लिखना है। अगर ये 3 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के आता है, तो 2 मिनिमम आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, आते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स होते हैं उसको सुपरवाइज यानी देख रेख का काम कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स का हेड होता है। ठीक है, जो सारे के सारे बैंक्स पे क्या करता है, निगरानी रखता है। कोई भी बैंक मतलब क्या बोलता है कि क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को रखती है, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी हमारे पैसों को रखती है, तो वो किसी तरह का धोखाधड़ी ना करे, इसीलिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया है। सबकी देख रेख का काम वही करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी। है ना, कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि पैसे का जो एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर यानी कि यूएसडी मतलब यूएस डॉलर आप समझते हो, आईएनआर मतलब इंडियन में जो रुपीज यूज होता है वो हमारा, तो वो जो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी, उसका भी किसके पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ सर्टेन कैश रिजर्व एट ऑल टाइम। ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि हर एक बैंक के पास एक सर्टेन कैश रहना चाहिए रिजर्व फॉर्म में हमेशा, एट ऑल टाइम। ठीक है, जैसे अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर कैश चाहिए तो आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको कैश देती है। अब बोलेगा कि मेरे पास कैश ही नहीं है, तो फिर ऐसा इशू हो जाएगा ना। तो वही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंश्योर करता है कि बैंक के पास एक सर्टेन रिजर्व हमेशा होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट प्रोमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंश्योरिंग दैट द बैंक्स गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग। जैसे क्या है, बैंक्स हम लोग को बैंक्स किसी को लोन देती है तो उसका मेन मोटिव होता है इंटरेस्ट लेना, जिससे बैंक्स आगे ग्रो कर सकती है, उसको पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंश्योर करती है कि जो बैंक्स लोन दे रही है वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं दे रही है, बल्कि एक स्मॉल बॉरोवर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ताकि अगर केवल वो पैसा देगी इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस के लिए देगी। ठीक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको भी इंश्योर करता है कि वो एक स्मॉल ट्रेडर को या फिर एक स्मॉल बोरोवर को भी वो प्रोवाइड करे। जैसे हम लोग को एजुकेशन लोन मिलता है, ठीक है, तो एजुकेशन लोन हालांकि उस पर भी हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि कंट्री के लिए थोड़ा खराब है कि कार लोन उससे सस्ता है जितना एजुकेशन लोन हम लोग को, मतलब इंटरेस्ट जो है कार पे सस्ता है, और हम लोग अगर पढ़ाई करना है तो उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे कंट्री का सबसे बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं कि दुर्भाग्य है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और मे भी कुछ जल्दी इस पे सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये था डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस टाइप से आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, 3 मार्क्स के हैं तो कम से कम आपको 3 एकदम सुटेबल पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज रोल ऑफ मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में रोल ऑफ मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मनी हैज बीन परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सोसाइटी। ये हमें पता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मनी का ही यूज करते हैं। हमें बिस्किट खरीदना हो, हमें चॉकलेट पेन खरीदना हो, हमें पेन खरीदना हो, पेंसिल खरीदना हो, बुक खरीदना हो, तो सबके लिए हम मनी को ही एक्सचेंज के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम क्या आता था कि अगर आप किसी एक चीज को लाना है, मतलब किसी एक चीज को आपको लेना है, तो दूसरे चीज को आपको उसको देना पड़ेगा, तब जाकर आप उससे खरीद पाओगे, उससे ले पाओगे। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम था जिसको मनी जो है वो टोटली रिड्यूस्ड करता है। क्या करता है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या आता है, वो फैसिलिटेट करता है क्या, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। जैसे बिस्किट का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, बहुत छोटा सा ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिया, पेन्स का हो गया, पेंसिल का हो गया, बुक्स का हो गया। ठीक है, इस टाइप से। एंड सर्विसेज, कुछ सर्विसेज, जैसे कि अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, जैसे आपको बाल कटाना है, ठीक है, या फिर आपको फोन का रिपेयरिंग कराना है, तो वो सारे सर्विसेज जो होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी मनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, प्रोड्यूसर सेल देयर गुड्स टू होलसेलर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर, जिसने लेट अस सपोज एक बिस्किट का फैक्ट्री है, तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा बिस्किट को, वो किसको सेल करता है, होलसेलर को। कैसे सेल करता है, तो एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको मनी एक्सचेंज करता है, उसको पैसे देता है और वो उसको बिस्किट देता है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर इन टर्न सेल देयर गुड्स टू द रिटेलर्स। ठीक है, अब होलसेलर क्या करता है, वो रिटेलर्स को देता है, किस फॉर्म में देता है, मनी के फॉर्म में, एक्सचेंज ऑफ मनी के फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर था वो सेल किया होलसेलर को, पैसा उससे लिया, है ना, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा सामान, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, एंड द रिटेलर सेल दिस गुड्स टू द कंज्यूमर। और ठीक है, उसके बाद रिटेलर, जो आपके गांव के आसपास आपको जो दुकान देखने को मिलता है उसको रिटेलर बोलते हैं, और जो आप खरीदने जा रहे हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो क्या होता है कि रिटेलर जो होता है इस टाइप्स के गुड्स को बेचता है, और कंज्यूमर जो होता है उसे क्या करता है, कंज्यूम करता है। कैसे कंज्यूम करता है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक सारा का सारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में कौन सा यूज हो रहा है, मनी का। इन द सेम वे all section of society sell their services in exchange of money with that money buy goods and services they need। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अगर हम लोग, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया होलसेलर का, प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का, ठीक है। अगर हम लोग इसी फॉर्म में देखें तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो होता है अपने सर्विसेज और अपने क्या बोलते हैं किसी भी गुड्स को वो एक्सचेंज ऑफ मनी के फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आपको मैं जो ये क्लासेस दे रहा हूं, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आपसे इनडायरेक्टली पैसे चार्ज कर रहा हूं। आपका टाइम जो है आपने एड्स देखा होगा, उसके बेसिस पे मेरे को चार्ज मिलते हैं। मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, उसको मेरे एक्सचेंज ऑफ मनी मेरे को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। विथ दैट मनी, अब कोई ये बच्चा नहीं पूछेगा सर कितना पैसा कमाते हो, सर हम लोग से कमाते हो, हमें तो 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। ठीक है, अच्छा नहीं बदमाशी करेगा कोई। ठीक है, बाय गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड, हेंस इट रिड्यूसेस बार्टर ट्रांजेक्शन। वही बार्टर ट्रांजेक्शन, बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता था कि गुड्स के बदले आपको गुड्स देना ही पड़ता था। तो इसमें इशू हो जाता था कि सामने वाले को गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए, तब तो वो हमें गुड देगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मीडियम एक्सचेंज के लिए मनी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ मनी। जो डिमांड्स डिपॉजिट होता है, जो आप बैंक्स में लेने जाते हो, ठीक है, वो डिमांड्स डिपॉजिट जो होता है उसे भी कंसीडर्ड किया जाता है फॉर्म ऑफ मनी। इसके बारे में हमें बताना है क्यों किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर्ड टू बी फॉर्म ऑफ मनी इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, फॉलोइंग वेज दो, ये हम लोग का मेनली 2 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट में लिखने हैं, 2 सुटेबल पॉइंट में लिखने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 3 पॉइंट्स में लिखने ही लिखने हैं। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। दिस कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। है ना, आप क्या करते हो, डिपॉजिट्स को जब मन करता है आप लेकर जाते हो, वहां पे एक आपको इस टाइप से होगा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप बैंक का नाम भरते हो, इधर डेट का सेक्शन होता है, इधर अपना नाम लिखते हो, और इधर एक सेक्शन होता है ऐसे बना हुआ जिसमें पैसा भरा होता है। ठीक है, पैसा लिखते हो, यहाँ पे साइन करते हो। ठीक है, और पीछे भी कहीं कहीं साइन किया जाता है, बैंक्स में 2 बार और साइन लेता है। तो उस टाइप से आप साइन करते हो और उसके बाद पैसे विड्रॉ करके घर आ जाते हो। ठीक है, तो वही होता है कि दिस कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। हाँ, बस इसमें लिखना चाहिए 4 बजे से पहले, 4 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है। ठीक है ऐसा नहीं लिखना है लेकिन। ठीक है, सेकंड क्या है, दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जो होता है वाइडली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, है पेमेंट के फॉर्म में, अलॉन्ग विद द करेंसी और द चेक इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, अगर आपको कैश नहीं चाहिए तो आपको क्या कर दिया, चेक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, या फिर अलॉन्ग विद द करेंसी और अ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है, मतलब करेंसी या फिर चेक आपको प्रोवाइड किया जाएगा कैश के बदले। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका हालांकि 1-2 पॉइंट और आप देख लोगे, अगर ये एक्स्ट्रा मार्क्स में आ गया, आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस टाइप के क्वेश्चंस के होते हैं, तो आप फिर उसके साथ अच्छे तरीके से डील कर सको। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हमें एक्सप्लेन करना है 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो पहला होता है इंटरेस्ट रेट, है ना। किसी भी क्रेडिट पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट। अगर आप कहीं से लोन लेते हो तो उस पे क्या है, इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करना पड़ता है। तो क्या है, वाइल बोरोइंग और लेंडिंग लोन्स, जब आप कोई भी बोरो करते हो, उधार लेते हो या फिर लोन लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज। तो जो
लोन ले रहा है और जो लोन दे रहा है, लाइक बैंक आपको लोन दे रहा है, तो आपके बीच में और बैंक के बीच में एक क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो डिसाइड होता है कि हम आपको 10% सालाना पे देंगे, 20%, 30%, ऐसा उनके बीच में पहले ही क्या होता है, बोथ द पार्टीज एंड इज स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंट। और ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होता है कि इतने परसेंट रेट पे हम आपको चार्ज पैसे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, जब आप हमको रिटर्न करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न करेंगे। सेकेंड है कोलैटरल। अब ये कोलैटरल का भी ना कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है व्हाट इज कोलैटरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए। देखिए क्या है, इट इज एन एसेट, एक एसेट होता है दैट द बोरोवर ऑन लाइक हाउस, शॉप, लैंड etc। जैसे कोई भी अपना है जो घर ले रहा है और होम लोन ले रहा है, ठीक है, मतलब घर खरीदना चाहता है, दुकान खरीदना चाहता है या लैंड खरीदना चाहता है, कोई जमीन खरीदना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट में, जैसे कोई घर खरीदना चाहता है, वो 50 लाख का घर है, तो 50 लाख का जो वो लोन ले रहा है, तो उसके बदले में उसको कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज गारंटी पे देना पड़ता है, कुछ भी एसेट उसको गारंटी पे देना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलैटरल। कि आगे चलकर अगर आप वो 50 लाख नहीं चुका पाए तो फिर वो आपका घर, अगर आपने एसेट के फॉर्म में, गारंटी के फॉर्म में लिया है कि घर को अपने गारंटी पे लगाया है कि, तो फिर अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपके घर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो वही देखिए पढ़े, इट इज एन एसेट्स दैट द बोरोवर ऑन लाइक हाउस, शॉप और लैंड, इट इज अगेंस्ट सच एसेट्स, ठीक है, इट इज अगेंस्ट सच एसेट एज अ गारंटी, ठीक है, गारंटी के फॉर्म में, दैट लोन्स इज गिवन टू द बोरोवर, जो कि बोरोवर को है कि लोन के बदले में जो वो गारंटी के फॉर्म में एसेट्स दे रहा है, उसके अगेंस्ट में दे रहा है, उसी को हम लोग कोलैटरल बोलते हैं। थर्ड है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, द बोरोवर बिफोर लेंडिंग मनी check all the document related to the employment record and the income that is earned by the borrower, ठीक है। अगर कोई बोरोवर जो है वो मनी को लेंड कर रहा है, चेक ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है कि इससे प्रीवियस रिकॉर्ड इसका क्या रहा है, क्या कोई और लोन लिया है, अगर कोई और लोन लिया है तो कैसे वो लोन पे कर रहा था, क्या अच्छे तरीके से उसने लोन पे किया है, एंड इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द बोरोवर, और क्या इतना पैसा वो कमाता है कि ये हमारे लोन को चुकता कर पाएगा। लेट अस सपोज 50 लाख का वो लोन ले लिया है और पता चल रहा है उसका जो सैलरी है वो 30,000 का है मंथली, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इशू होगा ना, बहुत ज्यादा इशू फेस करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे नोट करके रख लोगे, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, चलिए उसे भी फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू बैंक्स एंड, है ना, व्हाई डू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया। यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसा क्यों जरूरी है कि वो अपना लेंडिंग फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज करे। कहां पे इंक्रीज करे, तो रूरल एरियाज में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मनी लेंडर इन द रूरल एरियाज आर चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है कि मनी लेंडर जो रूरल एरिया में होता है वो बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको चार्ज करता है, एंड द रूरल पीपुल वेर अनेबल टू बियर द इंटरेस्ट कॉस्ट। और क्योंकि रूरल पीपुल है, एक तो रूरल है, गांव वाले हैं, तो उतना उनका इनकम भी नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ है एक्सेप्शन के फॉर्म में जो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रूरल पीपुल्स के अगर बारे में हम लोग बात करें तो वो क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उतना वो बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उतना वो मतलब क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं, उतना वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज वाले, ठीक है। एज वेल एज साथ ही साथ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन प्रोवाइड लोन्स एट द लो इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, विच विल इनेबल देम टू अवेल सच लोन्स, ठीक है, और जिस कारण से वो इनेबल हो जाते हैं इस टाइप्स के लोन्स को लेने के लिए। और यही रीजन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स को इंक्रीज करना चाहिए अपना लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप्स के अगर नोट्स आपको चाहिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखकर आया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आप किसके ऊपर वन शॉर्ट वीडियो सॉल्यूशन या फिर यूं बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।